अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखेंगे अर्तुगरुल गाजी सीजन 5 एपिसोड 3 और जानते हैं कि इस एपिसोड में क्या होगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। इस एपिसोड के शुरू में दिखाते हैं कि अर्तुगरुल साहब सफेद दाढ़ी वालों के दरमियान बैठे होते हैं कि एक सफेद दाढ़ी वाला शख्स कहता है सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी हुकूमत में खुफिया तैयारियां करने का फैसला किया था। इस तैयारियों के सिलसिले में उन्होंने दस्तावेजात बनाए थे। इसमें उन्होंने उन तमाम नौजवानों के नाम लिखे थे जिन्होंने खुफिया जगहों में हिस्सा लिया और उन तमाम जासूसों के नाम भी जो एक एक करके कामयाबी से उनमें घुस गए। इन दस्तावेजात को एक संदूक में रखकर महल के खुफिया कमरे में रख दिया गया। इस संदूक के अंदर तमाम सरदारों, बुजुर्गों और बाअसर लोगों के नाम भी थे और रियासती हुकाम के नाम और फराइज महफूज थे। और बदकिस्मती से मंगोलों को इस संदूक के बारे में पता चल गया और वो मंगोल इस खुफिया कमरे तक भी पहुंच गए थे और उन मंगोलों ने उन सिपाहियों को भी मार दिया जो इस कमरे की हिफाजत कर रहे थे। और कबीले में दिखाते हैं कि अर्तुगरुल का बेटा गुंदोज अलबलीग बीबी के बाबा उमरो के गले पे खंजर रखे हुए है। अलबलीग बीबी कहती हैं सिपाही गुंदोज मेरे बाबा को छोड़ दो। गुंदोज कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग झूठ का हिसाब लेने आए हो। हाइमा खातून भी गुंदोज को रोकती हैं। उमर कहता है लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हारी परवरिश रियासत के वफादार सिपाही के तौर पर नहीं की लड़के। अगर तुम रियासत के खिदमत गुजार एक सरदार के गले पर चाकू रखोगे तो तुम सीधे रास्ते से भटक गए हो। गुंदोज कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें सिर्फ मंगोलों के जूते चाटने आते हैं। फिर गुंदोज कहता है मैं ना तो इस कबीले और ना ही किसी दूसरे कबीले से अर्तुगरुल साहब के वापस आने से पहले मैं सलात इकट्ठे करने दूंगा। हाइमा खातून फिर गुंदोज को कहती हैं गुंदोज बस करो। गुंदोज हाइमा खातून को कहता है कि आपको अभी तक समझ नहीं आई कि ये मंगोल के चमचे हैं और ये बाबा के खेमे के अंदर तक का रास्ता बनाएंगे। इतने में उमर की तबीयत खराब होने लग जाती है और फिर गुंदोज उमर को छोड़ देता है। और जंगल में दिखाते हैं कि सफेद दाढ़ी वाला अर्तुगरुल साहब को कहता है कि महल में हमारे जासूस ने हमें इत्तला दी है कि मंगोल लीडर जिसका नाम कराबोरो है एक खुफिया दस्ते के साथ वो संदूक लेने आ रहा है। और अर्तुगरुल कहता है कि मैं कल महसूलात से मुतल्लिक अमीर बहाउद्दीन से मिलने जाऊंगा तो फिर मैं वहाँ इस संदूक को मंगोल के हाथों में आने से पहले ही खुद हासिल कर लूंगा। सफेद दाढ़ी वाला शख्स कहता है अब इस संदूक को हटाना आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपके जवानों की है। अर्तुगरुल साहब आप हमारे दीवान के एक अहम रुकन हैं। अब हम मजीद आपकी जान को खतरे में डालना नहीं चाहते। अर्तुगरुल कहता है कि मौजूदा सूरत हाल बहुत मुश्किल है, लिहाजा अब सबसे अहम मेरी जिंदगी नहीं बल्कि उन लोगों की जिंदगी है जिनके नाम संदूक के दस्तावेजात में हैं। फिर सफेद दाढ़ी वाला शख्स बताता है कि आपको महल में हमारा एक जासूस मिलेगा जो किसी वक्त आपका बहुत बड़ा दुश्मन था। और उधर काई कबीले में अरब साहब उमर को कहते हैं अब मेरी बात सुने और मेहरबानी फरमा के यहाँ से चले जाएं, सराय जाएं और वहाँ आराम करें। कल मैं वहाँ आऊंगा और बातचीत करेंगे कि आगे क्या करना है। हम आपको हर किस्म की मदद फराम करेंगे क्योंकि रियासत ने आपको एक अहम काम दिया है, लेकिन अगर आपने अपनी हद पार की तो आप इसके नताइज भुगतेंगे। तो उसके बाद अलबलीग बीबी उमर उनके कबीले वाले सराय में चले जाते हैं। उधर जंगल में नूरगुल और बाबर अर्तुगरुल को ढूंढ रहे होते हैं। काई कबीले में त्यूकलस के कैमे में दिखाते हैं पानी खत्म हो जाता है और त्यूकलस की छोटी बेटी बाहर पानी लेने जाती है। उसके बाद अचानक एक आदमी उसी खेमे में आ जाता है। त्यूकलस देखकर डर जाता है और तलवार निकाल लेता है। वो आदमी आके उसकी खैरियत पूछता है। त्यूकलस पूछता है तुम कौन हो और क्या चाहते हो। वो शख्स कहता है मैं शहर से एक ताजर हूँ, मेरा नाम टेवे है। क्योंकि मैं यहाँ आ रहा था तो मोहतरम फादर साहब ने मुझे आपका जायजा लेने के लिए भेजा है। वो एक थैला उसे देता है और कहता है कि ये फादर साहब ने आपके और आपके बेटियों के लिए भेजा है। तो त्यूकलस हैरान होकर पूछता है कि फादर को मेरी इतनी फिक्र क्यों है। वो कहता है अर्तुगरुल साहब के हुक्म के मुताबिक सौगोत में मुस्लिम और गैर मुस्लिम सालों से एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। वो कहता है कि आप बिना हिचकिचाए फादर के पास जा सकते हैं, लेकिन त्यूकलस कहता है मैं अर्तुगरुल के पास ज्यादा महफूज हूँ। अचानक त्यूकलस की तबीयत खराब हो जाती है और वो दवाई मांगता है। टियो उसको दवाई देता है और उसके बाद वो दवाई के अंदर जहर मिला देता है और एक जहर मिला सेब भी वहाँ रख देता है और इजाजत लेके चला जाता है। और सराय में दिखाते हैं कि अलबलीग खातून के बाबा उमर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है
और वो अपनी बेटी अलबलीग खातून को कहता है, मेरी बेटी अब ये काम तुम्हारे जिम्मे है, मुझे सुल्तान और रियासत के सामने रुसवा न करना। और अपने सिपाही अताज को कहता है कि तुम अलबलीग खातून की पूरी तरह मदद करोगे। अलबलीग खातून कहती हैं, आप खुद को परेशान न करें, हम सब से टैक्स वसूल करेंगे, चाहे हमें जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े। अगर किसी ने मजामत की तो हम उसको उसकी जुबान में समझाएंगे। और अलबलीग खातून अताज को कहती हैं कि तमाम लोगों को इकट्ठा करो, मैं उनको इनके फराइज सौंपूंगी, जैसा कि आपका हुक्म है अलबलीग खातून, अताज कहता है। और वो जंगल में दिखाते हैं कि बाबर और नूरगुल जमीन पर निशानात देख रहे हैं और अर्तुगरुल को ढूंढ रहे हैं। बाबर नूरगुल को कहता है, भाई ऐसी कोई जगह बाकी नहीं रही जहां हमने अर्तुगरुल भाई को देखा ना हो, भाई का तो कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। नूरगुल कहता है, इससे पहले कि उन्हें कुछ हो जाए हमें उन्हें ढूंढना होगा। वो भी वहीं खड़े होते हैं कि अर्तुगरुल साहब घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहे हैं और उन तक पहुंच जाते हैं। और अचानक अर्तुगरुल की आवाज आती है कि तुम मुझे ढूंढ न सके, लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। बाबर नूरगुल और साथी सब खुश हो जाते हैं कि भाई आ गए हैं। सब लोग अर्तुगरुल भाई को बहुत खुशी से मिलते हैं। नूरगुल कहता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए हैं। बाबर की नजर अचानक सोने के कमांद पे जाती है और वो अर्तुगरुल भाई से पूछता है कि ये घोड़ा और ये सुनहरे कमान का क्या सीन है, हमें बताएं कि मंगोल आपको कहाँ ले गए थे। अर्तुगरुल कहता है, सब्र करो बाबर, वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अर्तुगरुल कहता है, लेकिन उससे पहले हमें एक जरूरी मकसद पूरा करना है, चलो रात गुजारने के लिए कोई घर तलाश करते हैं, वहाँ मैं तुम्हें सारी तफसील बताऊंगा। और उधर सराय में दिखाते हैं कि अलबलीग खातून अपने तमाम साथियों के साथ बैठी होती है। वो कहती है कि बाबा की तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन उन्होंने सारी जिम्मेवारियां मुझे सौंपी हैं। और दरागोश उनकी तमाम बातें सुन रहा होता है, जो कि वहाँ सफाई कर रहा होता है। अलबलीग खातून कहती हैं कि काइयों ने तो हद पार कर दी है, लेकिन हम अपना मिशन पूरा करेंगे। यह कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना, न ही आरफ साहब, न ही अर्तुगरुल के बेटे गुंदोज पर। ये सराय जहाँ हम बैठे हैं और ये सब जमीन अर्तुगरुल की है, इसी वजह से हमें अपना हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। या तो आरफ साहब कल आकर इस काम को मुकम्मल करने का रास्ता हमारे लिए आसान करेंगे, या फिर हमें पता है कि ये काम खुद कैसे करना है, चाहे जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े। बहुत जल्द हम इलाकों का दौरा करेंगे और उनसे टैक्स लेंगे, और हम सारा टैक्स इकट्ठा करके अपनी रियासत को कोनिया भेजेंगे, और इस मकसद के लिए खून बहाने से भी शर्माएंगे नहीं। और अताज को हुक्म देती है कि आज रात मुआवजों की तादाद में इजाफा कर दे। और वो कहती है कि जाएं सब आराम करें, लेकिन हमारी नजरें हमारी तलवार की तरह तेज होनी चाहिए, और तमाम लोग याद रखें कि हमारा जिनसे वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। उसके बाद सराय में ही जब अलबलीग खातून खाना खा रही होती है तो दरागोश उसके लिए एक चाल तैयार करता है। दरागोश सफाई कर रहा होता है कि उसके पोचे के साथ अटक कर एक आदमी गिर जाता है। वो आदमी दरागोश को गले से पकड़ लेता है। वो कहता है, देखो तुमने क्या कर दिया, मैं पूरा फर्श तुम्हारी जुबान से चटवाऊंगा। और अलबलीग खातून इसे देखकर उसे बेचारा समझती है और दूसरे आदमी को रोकती है। वो आदमी और गुस्सा करता है। अलबलीग खातून और उसके साथी तलवार निकालते हैं और फिर वो चुप करके चला जाता है। दरागोश अलबलीग खातून का शुक्रिया अदा करता है और वो पूछती है, तुम तो जंगोश हो जो घंटी बजाता है। वो कहता है, जी हाँ, लेकिन जब मैं घंटी नहीं बजाता तो मुसाफिरों की खिदमत करता हूँ और इस सराय की सफाई भी कर देता हूँ, और अगर मास्टर मुकेश इजाजत दें तो मैं उनके घर की सफाई भी कर देता हूँ। अलबलीग बीबी पूछती है कि ये वही मुकेश है जो यूनानी है जिसके हवाले अर्तुगरुल साहब ने बाजार किया है। दरागोश कहता है, जी हाँ वही। दरागोश कहता है कि कहते हैं कि 10 साल से उन्होंने कभी भी अर्तुगरुल साहब का भरोसा नहीं तोड़ा, वरना वो उसे मार देंगे। अलबलीग खातून कहती हैं कि कौन, अर्तुगरुल या आरफ? वो कहता है, मैं गरीब घंटी बजाने वाला हूँ, लेकिन आप गुंदोज साहब से दूर रहें। अलबलीग खातून कहती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, तो मुझे बताओ, और एक सोने का सिक्का दरागोश को देती है। अलबलीग खातून कहती है कि तुमने हमें गुंदोज साहब से दूर रहने पर खबरदार क्यों किया? दरागोश चलाकी से कहता है, वो अपने बाबा की आंखों का नूर है और वो अर्तुगरुल साहब के लिए मरने और मारने को तैयार है। अलबलीग खातून उसे काम देती है कि तुम जितना भी इंफॉर्मेशन मुझे दोगे मैं तुम्हें उतना ही सोना दूंगी। और दरागोश शुक्रिया करके फिर सफाई करने लग जाता है। अलबलीग का सिपाही अलबलीग खातून को कहता है
कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अर्तुगरुल ने सोगोत में अपनी नई सल्तनत कायम कर रखी है और अर्तुगरुल को सल्जोक रियासत की कोई परवाह नहीं है। अभी आपने खुद सुन लिया। और आगे दिखाते हैं कि अर्तुगरुल और उसके सिपाही एक गार में पहुंच जाते हैं। नूरगुल पूछता है कि भाई महल में मौजूद वो संदूक इतनी अहम क्यों है? अर्तुगरुल कहता है कि बात सिर्फ इस संदूक को बचाने की नहीं है नूरगुल, ये हमारी कौम और रियासत के बका, हमारे अब्बा व अजदाद और आगोश के वक्त से लेकर क़यामत तक की जमानत है। अर्तुगरुल कहता है फिलहाल तुम लोगों को इतना ही पता हो तो काफी है। बाबर पूछता है कि हम इस संदूक को कैसे तलाश करेंगे भाई, ये महल में कहाँ है? अर्तुगरुल उसे बताता है कि संदूक की जगह एक खुफिया रास्ता जाता है, जिस दौरान मैं बहाउद्दीन के साथ मसरूफ होऊंगा तुम इस खुफिया रास्ते से संदूक वाले कमरे में पहुंच जाना। वहाँ तुम्हें एक शख्स मिलेगा, ऐसा शख्स जो कभी हमारा दुश्मन था लेकिन अब नहीं है। और काई कबीले में दिखाते हैं हाइमा खातून उस्मान के बारे में पूछती हैं कि उसे पता नहीं है कि खाने का वक्त हो गया है। और आगे दिखाते हैं कि उस्मान सराय में पहुंच जाता है और जब उस्मान अल-बलीग खातून के कमरे के बाहर पहुंचता है, बाहर दो सिपाही खड़े होते हैं। सिपाही पूछते हैं कि छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हो? उस्मान कहता है कि मुझे अल-बलीग खातून से कुछ बात करनी है। उस्मान कहता है कि उन्हें बताओ कि अर्तुगरुल का बेटा उस्मान आया है। सिपाही उस्मान को धक्का देता है और कहता है कि जाओ बच्चे घर जाओ, आज रात हमारे गुस्से को हवा मत दो। और साथ ही सिपाही चाकू निकाल लेता है और उस्मान उन दोनों के साथ लड़ने लग जाता है। आवाज सुनकर अल-बलीग खातून भी बाहर आ जाती हैं और कहती हैं कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुमने एक बच्चे के खिलाफ तलवार उठा ली। उस्मान कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है अल-बलीग खातून। अल-बलीग खातून कहती हैं चलो उस्मान अंदर आ जाओ। अंदर कमरे में जाकर अल-बलीग खातून कहती हैं उस्मान बोलो, मैं सुन रही हूँ। उस्मान कहता है शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। आपको मेरे बाबा के खेमे में एक ताज की तरह इज्जत दी गई। आपको ये सब क्यों करना पड़ा? क्या आपको अपने बाबा के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश करनी है? अल-बलीग खातून कहती हैं कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें अपने भाई की तरह समझती हूँ। इसी पर उस्मान बोलता है कि क्या कोई अपने भाई या अपनों के साथ झूठ बोलता है? उस्मान कहता है क्योंकि आप रियासत के हुक्म पर यहाँ आए हैं। मेरे बाबा आपको बखूबी सर्दियों और गर्मियों की जगह देंगे, लेकिन आपने आज हद पार कर दी है। अल-बलीग खातून कहती हैं कि हद तो आपके भाई ने पार की है। इस पर उस्मान कहता है कि आपके बाबा हमारे खेमे पर चढ़ाई करना चाहते थे और मेरा भाई गुस्से पर काबू न रख सका, लेकिन आपने अपने झूठ से हमारे यकीन को ठेस पहुंचाई है। आपने हमें धोखा दिया है क्योंकि आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मेरे बाबा आपकी जिंदगी को अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती समझते हैं और आपके झूठ से सबसे ज्यादा मेरे बाबा को तकलीफ होगी। अगर आपने मुझे वहीं छोड़ दिया होता तो आज मैं ये दिन ना देख रहा होता। और उस्मान चला जाता है और वहाँ गार में दिखाते हैं कि बाबर बहुत परेशान है। नूरगुल उससे पूछता है कि बाबर क्या बात है? बाबर कहता है मेरे सर में ऐसा महसूस होता है कि जैसे घोड़ों का रेवड़ गंदम के खेतों में दौड़ रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि तुम्हारे दिमाग में जो है साफ साफ कहो बाबर। बाबर कहता है अल्लाह के हुक्म से हमने मंगोलों को उनकी औकात याद दिला दी है, चाहे उनके 1000 दस्ते भी आए, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर सल्जूकों की उम्मीद खत्म हुई तो फिर हम क्या करेंगे? इस पर अर्तुगरुल कहता है कि तुर्क भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, लेकिन अपनी रियासत के बगैर नहीं रह सकते। हम सोगोत हैं, हम अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि रियासत पर सिर्फ सल्जूकों की हुकूमत नहीं है बल्कि मंगोलों का कब्जा भी है। सिर्फ सोगोत ही नहीं, पूरा अनातोलिया हमारा वतन बनेगा। अर्तुगरुल कहता है कि हमारे शहीद इस अनातोलिया रियासत के चप्पे चप्पे में सो रहे हैं और अब हम अपनी रियासत कायम करेंगे। सुबह होते ही अर्तुगरुल और उसके साथी अमीर बहाउद्दीन से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। अर्तुगरुल जब बहाउद्दीन के कमरे में पहुंचता है तो सबसे पहले ये पूछता है कि मंगोल के सरहदी गश्त करने वाले दस्ते तुम्हारे कबीले में आए थे? अर्तुगरुल कहता है हाँ। अमीर बहाउद्दीन कहता है तुमने उसके कमांडर का हाथ काट दिया? अर्तुगरुल कहता है हाँ काट दिया। अमीर बहाउद्दीन कहता है कि तुम कितनी बहादुरी से मेरे मुंह पर ही कह रहे हो कि तुमने उसका हाथ काट दिया। बहाउद्दीन अर्तुगरुल से पूछता है ठीक है तुमने उसका हाथ काट दिया, लेकिन बाकी का दस्ता कहाँ है? उन्हें कौन ही आना था लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँचे। अर्तुगरुल जवाब देता है जब वो आएंगे आप खुद ही उनसे पूछ लेना कि वो कहाँ थे। और दूसरी तरफ बाजार में दिखाते हैं एक लड़की गुंदोस के पास आती है और कहती है गुंदोस साहब, बेगम साहिबा ने मुझे ये खत आपको देने के लिए भेजा है। और गुंदोस का दोस्त आता है और गुंदोस
दोस्त उसे बताता है कि इरा ने उसकी तरफ एक पैगाम भेजा है कि वो कल मुझे मिलना चाहती है। इस पर उसका दोस्त बहुत खुश होता है, ये तो खुशी की खबर है, और उसे गले लगा लेता है। और जब नूरगुल और बाबर खुफिया कमरे में पहुंचते हैं तो सामने देखते हैं 3 मंगोली सिपाही खड़े होते हैं। लड़ाई के दौरान उनमें से एक मंगोली सिपाही अपने ही सिपाहियों को मारने लग जाता है। जब सारे मंगोली सिपाही मर जाते हैं तो वो मंगोली सिपाही अपना निकाब उतारता है और बाबर कहता है ये तो अलमीला खातून का भाई मरगन है, जिसके बारे में अर्तुगरुल भाई ने हमें बताया था। कि बाबर और नूरगुल को जासूस बताता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। वो जासूस कहता है कि अमीर बहाउद्दीन ने संदूक हासिल कर लिया है और वो मंगोल कमांडर काराबुरा को देने का इरादा रखता है। जासूस कहता है मुझे यकीन है और तुम वक्त जाया न करो। वक्त जाया किए बगैर अर्तुगरुल भाई को सब कुछ बता दो। मैं इन लाशों को ठिकाने लगाता हूँ। और अर्तुगरुल और नूरगुल उस कमरे से निकल जाते हैं। यहाँ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मजीद वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें।